बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फंक्शन से पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? सेट्स डिस्कस कर चुके हैं। सेट इस वजह से डिस्कस किया था क्योंकि फंक्शन सेट समझ आती है, तभी सेट से ही हम फंक्शन बनाते हैं। तो सेट में हम लोगों ने देखा था कोई भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उनको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और सबसेट भी हम पढ़ चुके हैं। सबसेट क्या होता है? कोई भी कुछ एलिमेंट्स जो है सेट के मीन्स की गिवन सेट के कुछ एलिमेंट्स जो है वो एक सेट जो कंटेन करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए सेट ले लेती हूँ ना 1 2 3 4, तो अब मैं बी सेट ले लेती हूँ। बी सेट को मैं कहती हूँ 2 3 4। मीन्स के कुछ एलिमेंट्स जो हैं सेट ए के जो ये सेट कंटेन कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? वो सबसेट है सेट ए का। तो अगर हम दो सेट्स के आपको पता है कि दो सेट्स के दरमियान अगर हम कार्टियन प्रोडक्ट लें, ए क्रॉस बी करें, दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल उनका ए क्रॉस बी, दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हम ऐसे होगा कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ अलग-अलग ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो इसके ऑर्डर पेयर देखें आप कैसे बनेंगे। 1 सेट जो है वो 2 3 4 1 के 2 के साथ भी बनाएगा, 1 3 के साथ भी बनाएगा एंड 1 4 के साथ भी बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 जो है 2 3 के साथ बनाएगा, 2 4 के साथ भी बनाएगा एंड पहले 2 2 के साथ बनाएगा, 2 3 के साथ बनाएगा, देन 2 4 के साथ बनाएगा, देन 3 जो है 3 किसके साथ बनाएगा? 3 2 के साथ भी, 3 के साथ भी एंड 3 जो है वो 4 के साथ भी बनाएगा। सिमिलरली ये 4 जो है 4 2 के साथ भी बना रहा है, 4 3 के साथ भी बना रहा है और 4 4 के साथ भी बना रहा है। तो इस तरह के हमें क्या मिल गया? यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? मीन्स कि हमने जब दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो हमारे पास इनके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं बनाए जा सकते हैं। दो सेट्स के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्टियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये कार्टियन प्रोडक्ट जो है बताने का क्या मतलब है? ये हम इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शंस में है। फंक्शंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फंक्शन की पहले डेफिनेशन बताती चलूँ कि फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन इज अ रूल, मैनर और करस्पॉन्डेंस। ठीक है, फंक्शन हम कह सकते हैं कोई रूल भी, मैनर भी, करस्पॉन्डेंस या मैपिंग, चारों में से कोई वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। रूल हो, मैनर हो, करस्पॉन्डेंस हो या मैपिंग हो, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और उसे सेट ए से सेट बी में डिफाइन करवाना है। एक ऐसा रूल है सेट ए को सेट बी में डिफाइन करवाने का, सच दैट की डेफिनेशन कैसे हो, क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन करवा सकते हैं हम? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट जो है द यूनिक इमेज इन सेट बी, सेट बी में उसका यूनिक इमेज मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या कहने का मतलब है इनका? कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक मैपिंग डिफाइन करवाते हैं, एफ फंक्शन ऐसे है ए से बी की तरफ, एफ सच दैट ए से बी की तरफ हमने कोई मैपिंग डिफाइन करवाई है, और वो कहते हैं कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स, जितने भी ईच एंड एवरी एलिमेंट, उनका इमेज होना चाहिए सेट बी में। सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में मौजूद होना चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास मैपिंग है या ये जो रूल बना है ये क्या है? फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, उसे समझ आ जाएगी। अब देखें आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखती हूँ। इसको मैं सेट ए कह लेती हूँ, इसको मैं सेट बी कह लेती हूँ। इसके एलिमेंट्स 1 2 3 ले लिए। इसके एलिमेंट्स मैंने ए बी एंड सी ले लिए। इन पे मैंने कोई भी एक मैपिंग डिफाइन करवाई है, मतलब इसमें मैपिंग कोई भी डिफाइन करवाई है, तो उसकी मैपिंग के रिजल्ट में मुझे क्या मिला है? ए के लिए 1 के लिए मुझे इसका इमेज ए मिल गया, 2 के लिए मुझे इसका इमेज बी मिल गया, 3 के लिए मुझे इसका इमेज सी मिल गया। आप देखें फर्स्ट डेफिनेशन के मुताबिक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर और हर एलिमेंट जो है उसके लिए सेट बी में एक यूनिक इमेज पड़ा हुआ है। हर सेट
ए के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास सेट बी में एक इमेज मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास पहली कंडीशन जो थी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वो भी फुलफिल हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी, वो भी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन की जो डोमेन होती है, हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट सेट जो है, फॉर एग्जांपल इस तरह फंक्शन डिफाइन करवाते हैं ए से बी की तरफ। ये जो सेट ए है ये हमारे पास क्या होता है, डोमेन होती है, और डोमेन का हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट उसका एक यूनिक इमेज जो है वो बी में होना चाहिए। मतलब कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैप्ड हों। यहाँ पे ए का कोई एलिमेंट जो है वो बचा हुआ नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो मैप्ड होने चाहिए। ऐसे इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी मैपिंग को या ऐसे रूल को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखूं, एक एग्जांपल ये रखती हूँ मैं, ठीक है, एक मैंने ए और बी सेट ले लिए और इनके एलिमेंट्स क्या रखूँ मैं, अगर मैं यूँ रखती हूँ 1 2 3, यहाँ 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मैं 1 को 4 के साथ मैप करवा दूँ, 1 को 4 के साथ मैप करवा दूँ, 2 को मैं 5 के साथ मैप करवाती हूँ और 3 को मैं मैप ही नहीं करवाती। अब ऐसे एग्जांपल में मैंने एक सेट लिया ए, दूसरा सेट लिया बी, उसके एलिमेंट्स 1 2 3, बी के एलिमेंट्स 4 5 6 है। अब मैं इनकी मैं यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करवा रही हूँ, कोई भी मैपिंग मैंने डिफाइन करवाई। मुझे एक के लिए 1 के लिए 1 का इमेज 4 मिल गया, 2 का इमेज 5 मिल गया, 3 के लिए कोई भी ऐसा इमेज नहीं मिला, मतलब मैंने ऐसा फंक्शन कोई ऐसा चूज़ किया था उसके लिए 3 का इमेज मुझे नहीं मिल रहा सेट बी में। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे सेट ए का एक एलिमेंट रह गया है जो कि मैप नहीं हुआ, यहाँ पे एक एलिमेंट रह गया जो कि मैप नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है, क्या ये फंक्शन हो सकता है, ऐसी मैपिंग को हम क्या फंक्शन कहा जा सकता है, कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अगर हम अपनी डेफिनेशन पे ध्यान दें तो इसका क्या मतलब है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हमारे पास एलिमेंट सेट ए के हर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका इमेज बी में मौजूद होना चाहिए, और इमेज कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशन ही होल्ड नहीं हो रही, जो हमने कहा था कि सेट ए जो है वो सारे के सारा बिजी होना चाहिए, यानी मैप उनका इमेजेस बी में मौजूद होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट बच गया है जिसका इमेज सेट बी में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ऐसी मैपिंग को हम फंक्शन नहीं कह सकते। अब यहाँ पे देखिए आपके पास तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो क्या थे, वो मैप थे, बिजी थे, और यहाँ पे एक एलिमेंट जो है उसके लिए हमें इमेज नहीं मिला सेट बी में, तो ऐसी मैपिंग को हम फंक्शन नहीं कह सकते। और ये हमारे पास क्या है, वो फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी है, सेट ए के एलिमेंट्स लिए 1 2 3 और बी के लिए 4 5 6। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इस तरह मैपिंग करवाती हूँ, 1 को मैं 4 के साथ भी मैप करवा देती हूँ और 1 को मैं 5 के साथ भी मैप करवा देती हूँ। ठीक है, और अब मैं 2 को जो है वो 6 के साथ मैप करवाती हूँ और 3 को भी मैं 6 के साथ मैप करवा देती हूँ। तो अब ये बताना है, ये अंदाज़ा लगाना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है। अगर हम इसकी फर्स्ट डेफिनेशन के मुताबिक देखें, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज, मतलब क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो है वो मैप होने चाहिए सेट बी में। अब अगर आप सेट ए पे गौर करें तो सेट ए के हर एलिमेंट जो है वो क्या है, वो बिजी है, यानी मैप है, वो दूसरे सेट में कहीं ना कहीं मैप हो रहा है। अब दूसरी बात ये देखनी है कि अच्छा, पहली बात तो इसमें फुलफिल हो गई, दूसरी बात भी देखें कि क्या उसको यूनिक इमेज मौजूद है या नहीं। यूनिक इमेज देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें 1 के लिए इमेज 4, 1 के लिए इमेज 5, यानी 1 का ऑर्डर पेयर 1, ऑर्डर पेयर 4 एंड 1 विद 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जो है वो किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 2 का 6 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये ऑर्डर पेयर्स जो है वो डिफरेंट बन रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये 4 जो है,
1 जो है उसका इमेज 4 है और 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है और 3 का इमेज भी 6 है। तो अब देखें, अगर हमारे पास जो है हमने कहा था कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में यूनिक इमेज रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेट ए जो है उसका इमेज 4 है, 1 के लिए 4 तो यूनिक हुआ, और 1 का इमेज 5 है, इस 1 के लिए 5 भी यूनिक हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 2 का इमेज जो है वो क्या है, वो 6 है, और 3 जो है वो भी इमेज क्या रख रहा है, 6 रख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में लेना तो इसका ये मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल मैं सेट ए ले लेती हूँ, सेट ए क्या देती हूँ, ये सन है, सेट ऑफ, और ये से मैं क्या देती हूँ, ये फादर, ठीक है। सेट बी में क्या ले लेती हूँ, ये फादर है, और सेट ए जो है वो मैं क्या ले लेती हूँ, सन ले लेती हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पे सेट 1 में एक सेट 1 है और 1 एक या एक सन है, और सन की क्या 2 फादर्स हो सकते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी सन के 2 फादर्स नहीं हो सकते। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, मैं 2 देखती हूँ, यहाँ पे सन है और यहाँ पे फादर एक है, ये तो पॉसिबल है कि फादर के 2 सन्स हो सकते हैं। तो ये वाली मैपिंग तो ठीक, इसके लिए यूनिक इमेज हो गया, ठीक है। अब इस बेटे के लिए भी ये जो चीज़ है, ये उसका बाप यूनिक है, इसके लिए भी, इस बेटे के लिए भी इसका बाप यूनिक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक बेटा है और 2 बाप है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे फंक्शन, ये ऐसी मैपिंग जो है इसको भी हम फंक्शन नहीं कह सकते, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको। अगर आप इस तरह की एग्जांपल देखें सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3, बी के 4 5 6, तो अगर आप गौर करें कि 1 जो है यहाँ पे 4 से भी मैप है, 1 के लिए 4 भी यूनिक है, 2 के लिए भी 4 यूनिक है। अब 3 जो है 3 के लिए 5। अब देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया है, सेट बी में एक एलिमेंट बच गया है। हमारे पास जो है डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हमारे पास सेट बी का कोई एलिमेंट बच जाना चाहिए या नहीं बच जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये शर्त है कि सेट ए का यानी डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है वो फ्री नहीं होना चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में मौजूद हो। तो अब यहाँ पे क्या है, अब सेट ए है, इसके लिए यूनिक इमेज 4 है, और बी के लिए यूनिक इमेज क्या है, 2 के लिए भी यूनिक इमेज 4 है, 3 का इमेज जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 फ्री है। अगर फर्स्ट कंडीशन देखें, अपनी डेफिनेशन की कि सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो बिजी है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। अगर सेकंड देखें तो उसके लिए हर एक के लिए यूनिक इमेज जो है यहाँ पे मौजूद है। अगर जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे सन एंड फादर की एग्जांपल दी, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी यही कहूँ कि ये सेट ऑफ ए जो है वो सन है और सेट ऑफ बी जो है ये क्या है, वो फादर है, तो सिमिलरली यहाँ पे 2 बेटे हो सकते हैं एक बाप के, तो यहाँ 4 जो है ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसको फादर कंसिडर कर लें, इसके लिए यहाँ पे क्या है, 2 सन हो सकते हैं, और यहाँ पे 3 है, इसका ये भी एक बाप खड़ा है और इसका यहाँ एक बेटा है। लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ पे ये फादर है, ऐसे भी तो हो सकते हैं कि कुछ बाप उनकी बच्चे हो ही ना, बेटा हो ही ना, तो ये क्या है, ये हमारा ऐसी मैपिंग जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो फंक्शन होती है। ऐसी मैपिंग को हम फंक्शन कहते हैं। ये मैपिंग जो है हमारे पास फंक्शन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सेट बी में हमारे पास यूनिक इमेज हर सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ ए के लिए जो है हमारे पास सेट ऑफ बी में यूनिक इमेजेस मौजूद नहीं थे, ठीक हो गया। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं कि हम मैथमेटिकली फंक्शंस को किस तरह डिनोट करते हैं। अगर हम मैथमेटिकली देखें ना, तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ मैथमेटिकली। हम मैथमेटिकली किस तरह डिनोट करते हैं, मैथमेटिकली जो है किस तरह हम डिनोट कर सकते हैं किसको, कोई भी अपने फंक्शन को। अब आपको पता है फंक्शन किस तरह डिफाइन होता है, एफ सच दैट ए से बी की तरफ, ठीक है, एफ सच दैट ए से बी की तरफ हम एक फंक्शन डिफाइन करवा रहे हैं। अब यहाँ पे ये डोमेन है, डोमेन का कोई भी एक ऐसा, मैंने एक एलिमेंट एक्स ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक एलिमेंट एक्स ले लिया है, और उस एक्स पे मैं फंक्शन अप्लाई करती हूँ, कोई भी फंक्शन मैं अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इस पे फंक्शन अप्लाई किया, तो बी में मुझे क्या मिलेगा, इसका इमेज मिलेगा, और इसकी इमेज को हम मैथमेटिकली राइट करते हैं एफ ऑफ एक्स से। मेरे पास एक डोमेन का एक एलिमेंट था, यानी सेट ए का एक एलिमेंट था एक्स,
ठीक है, उसमें मैंने कोई भी फंक्शन अप्लाई किया यानी मैपिंग अप्लाई की, और उस मैपिंग ने मुझे सेट बी में क्या देना था, इमेज देना था। तो उस इमेज को मैं एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर लेती हूँ। उस इमेज को मैं क्या कहती हूँ, एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर लेती हूँ। ठीक है, अब वो एफ ऑफ एक्स जो है ये मेरे पास क्या हुआ, ये इमेज हो गया। अगर मैं यूं कहूँ कि और इस एफ ऑफ एक्स को मैं क्या कह दूँ, इसको मैं y का नाम दे देती हूँ। क्या नाम दे देती हूँ, y का। ठीक है, तो हमारे पास जो है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये डिनोशन है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फंक्शन को मैथमेटिकली, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं कहूँ ए से जो है, ए मैंने कोई भी डोमेन का एक एलिमेंट लिया है और वो मुझे क्या इमेज दे रहा है, वो मुझे इस पे मैंने फंक्शन अप्लाई किया यानी कोई मैपिंग अप्लाई की, वो मुझे एफ ऑफ ए का इमेज देगा। उस इमेज को मैं क्या नाम दे देती हूँ, बी का नाम दे देती हूँ, बी के इक्वल पुट कर लेती हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि सेट ए जो है ये कहाँ से होगा, हम आपको ये बात तो पता है ना कि हमारे पास हमेशा जो मैपिंग होती है यानी फंक्शन जब डिफाइन होता है वो दो सेट्स के दरमियान होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ए जो है वो हमारे पास सेट ए में से आएगा और यहाँ पे ये जो बी है यानी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ बी भी लिख सकते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो कहाँ से आएगा, वो सेट बी को बिलोंग करेगा, यानी इसको बी बिलोंग करेगा बी को। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हम क्या देखते हैं, आपको एक और बात बताती जाऊँ कि एफ जो होता है ना हमारे पास फंक्शन, वो कलेक्शन होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का। हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन को कहते हैं। और देखते हैं कैसी कलेक्शन, ये मैं रेज कर दूँ। ये आप बेशक नोट कर ले कि हमारे पास जो एफ है, कोई भी फंक्शन है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल किस तरह मैं, और आप किस तरह कह सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन होती है। ये देखें, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया है और फंक्शन को मैं क्या कहती हूँ कि ए से बी की तरफ इसके एलिमेंट्स ले लेती हूँ 1 2, और इसके मैं ले लेती हूँ 3 और 4 एलिमेंट्स ले लेती हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि 1 3 के साथ मैप है, 1 जो है वो 3 के साथ भी मैप होगा, 1 4 के साथ भी मैप होगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ 1 को 3 के साथ मैप कर लेती हूँ और 2 को मैं 4 के साथ मैप कर लेती हूँ, तो जो मेरे पास ये फंक्शन डिफाइन है वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा मेरे पास 1 और 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और 2 और 4 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। यहाँ बनेगा 1 और 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और 2 और 4 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, अगर आप कह रहे थे कि हम तो कह रहे थे कि 1 3 के साथ भी मैप होता है, 1 4 के साथ भी, वो उस वक्त मैप होता है जब हम सेट्स की बात करते हैं, जब दो सेट्स आपस में कार्टियन प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जब अगर मैं एक क्रॉस बी करती ना, तो फिर मेरे पास 1 ऑर्डर्ड पेयर 3 1 और 4, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4 होता है, 2 और 3 एंड 2 और 4। मेरे पास ये है कार्टियन प्रोडक्ट इस किस्म का होता है, दो सेट्स के दरमियान जो कार्टियन प्रोडक्ट है वो ये है। लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन वो कि जो आपस में मैप्ड हो गए हैं, 1 3 और 2 4, ये क्या है, ये हमारे पास ये फंक्शन के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इस सेट, इस मैपिंग के हिसाब से। और ये सेट लेते हुए इस तरह की मैपिंग यहाँ पे 1 3 के साथ मैप हुआ, 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, 2 4 के साथ हुआ, तो 2 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर। ठीक हो गया। अब एक दूसरी बात ये है कि जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब आपने देखा कि दो सेट्स थे, ये सेम दो सेट्स जिन पे हम लोगों ने मैपिंग डिफाइन करवाई है, इन दो सेट्स का जो कार्टियन प्रोडक्ट है वो क्या है, ये बना है। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके पास, और आपके पास जो फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ओनली 2 ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं। तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होता है हमारे पास वो सेट होता है ए क्रॉस बी, यानी कार्टियन प्रोडक्ट का वो क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक हो गया। तीसरी बात में वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक और बात जो है वो, ये सारी बस जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए कह रही हूँ, जनरल बातें ये आपने याद रखनी होंगी
नंबर 1 में मैंने क्या बताया आपको कि हम लोग किस तरह मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं। दूसरी बात बताया कि फंक्शन जो है वो फंक्शन एक्चुअली है क्या, कलेक्शन होती है तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स की, ठीक है। अब दूसरी बात ये बताई कि एफ जो है वो सबसेट होता है कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और जिन कार्टियन प्रोडक्ट उन दो सेट्स का जिनके दरमियान हम लोग फंक्शन मैप करवा रहे होते हैं, मीन कि ये मैपिंग हो रही होती है, उन दो सेट्स का कार्टियन प्रोडक्ट के वो क्या होता है, सबसेट होता है, उसका सबसेट होता है फंक्शन। आपके सामने एग्जांपल रखी है कि जिस तरह ये 1 3 और 3 2 4 थे, और इसका एक्चुअल जो कार्टियन प्रोडक्ट था ये था, इसमें दो पेयर्स हैं, इसमें 4 पेयर्स हैं, तो ये देखें अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पेयर्स हैं ना, तो ये सबसेट हुआ इस कार्टियन प्रोडक्ट का। अब तीसरी बात ये है कि अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी बात हो कि एक कार्टियन ये एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वो फंक्शन का है, मतलब इसमें से एक मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया है, ठीक है, इसमें से एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया है, और एक और मैंने एक और फंक्शन से एक और ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया है, ठीक है। ए कोमा बी और ए कोमा सी ये दोनों क्या हैं, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये हमारे पास दोनों फंक्शन में से हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये कब अगर ऐसे फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स हों तो इनमें से ए जो है, सॉरी ए नहीं, बी और सी आपस में क्या होंगे, बी और सी बराबर होंगे। इनमें से जो बी और सी हैं ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर हमारे पास इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर हो, ठीक हो गया। अब हम क्या देखते हैं, फंक्शन तो हो गया हमारा, फंक्शन की एक्चुअली जो मेन चीज़ थी वो डोमेन, कोडोमेन और रेंज को देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरह हम लोग फंक्शन डिफाइन करवाते हैं, ये मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक्स वाई दैट ए से बी, ठीक है, इस सेट से इस सेट में जाना है, यूनिक इमेज रखता हो, और ये वो सब फंक्शन की डेफिनेशन मैंने समझा दी। लेकिन अब मेन बात ये है कि इसको और इसको कहाँ किया जाता है, इसको हम डोमेन कहते हैं, और इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, सॉरी इसको हम कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। और रेंज किसे कहा जाता है, वो रेंज, डोमेन और कोडोमेन में अभी बताती हूँ आप लोगों को डिटेल से। इसको मैं रेज कर लूँ। अब देखिए हमारे पास क्या है, डोमेन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब ऐसे वैल्यूज का सेट ऐसा लेना है हम लोगों ने, ऐसी कलेक्शन ले लेनी है जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाए, मतलब हमारा फंक्शन कोई ना कोई आंसर दे। फॉर एग्जांपल अब मैंने जिस तरह ये फंक्शन आपके सामने रखा है साइड दैट ए से बी, अगर ये वाली जो है सेट ए, इस सेट ए की ऐसी कलेक्शन ले लेनी है, इसकी ऐसी वैल्यूज ले लेनी है जिनके लिए मेरा सेट जो है वो क्या हो जाता है, वो डिफाइंड हो जाता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ऐसा फंक्शन रखती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, ये मैंने आपके सामने फंक्शन रखा, अगर मैं कहती हूँ कि मैं 1/1 करती हूँ तो मेरे पास आंसर 1 आ जाता है। अगर मैं 1/2 करती हूँ तभी मेरे पास 1/2 आंसर आता है, 0.5। 1/3 करती हूँ, 1/4 करती हूँ, 1/ कुछ भी करती हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई आंसर आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि मैं x को, अगर मैं x नॉट इक्वल टू 0 रखूँ, ठीक है, अगर x में नॉट इक्वल टू 0 रखूँ तब ये मुझे कोई ना कोई आंसर देता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको x की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगी, 1/0 करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अब अनडिफाइंड, 1/0 क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब अनडिफाइंड का मतलब है ये हमें कोई आंसर नहीं दे रहा। तो ऐसे कहते हैं कि सेट ऑफ वैल्यू, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ की हम लोगों ने कलेक्शन करनी होती है जिसके लिए हमारे पास सेट डिफाइंड हो जाए। अब यहाँ पे जस्ट 0 पे ये जो फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये जस्ट 0 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, 0 के अलावा ये पूरी रियल नंबर्स में जो है ये रियल लाइन पे डिफाइंड है रियल नंबर्स के लिए। तो अब सिर्फ उसमें क्या है, 0 नहीं इंक्लूड, ठीक है, 0 के अलावा बाकी के सारे सेट पे डिफाइंड है। तो इसका हम डोमेन, इसकी डोमेन कैसे राइट कर सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन को हम डी एफ यू राइट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने फंक्शन को एफ ऑफ एन यू राइट किया ना, ये शॉर्टकट है। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ जो है वो मेरे पास क्या होगी, अब देखिए पूरी, अब रियल नंबर में से कोई भी आप रियल नंबर उठा लें, कोई भी रियल नंबर उठा लें, सेट ऑफ रियल नंबर में से जस्ट आपने 0 को एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना है। जब आप 0 को निकाल देंगे रियल नंबर में से तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी,
क्या आ जाएगी आपके पास, डोमेन आ जाएगी। मतलब कि जीरो के अलावा ये पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है ये फंक्शन। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास डोमेन क्या होती है, कि मतलब ऐसे वैल्यूज का सेट जो कि फंक्शन को डिफाइन कर दें। तो यहाँ पे जीरो डिफाइन नहीं कर रहा था, रियल नंबर की बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं इस फंक्शन को डिफाइन करती हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो जीरो को निकालने के बाद बाकी जितने भी बच जाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, वो सारी की सारी इसकी क्या है, डोमेन है। ठीक है, अब ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ आपको तो आपने क्या करना है, एक्स माइनस 2 को आप जीरो पुट करके देखें, यहाँ पे राइट कर दूँ, एक्स माइनस 2 है, आप इसको जीरो पुट कर दें तो एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसमें 2 पुट करती हूँ, एक्स की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगी, 1 ओवर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन 1 ओवर 0 फिर से अनडिफाइंड। तो इसका क्या मतलब है, जो मेरे पास ये तमाम, अगर मैं 2 से कोई और वैल्यू रखती हूँ, 3 रखती हूँ, 4 रखती हूँ, कुछ और रखती हूँ, तो ये फंक्शन कोई ना कोई आंसर देता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं x की जगह 2 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा। जब मुझे कोई आंसर ना मिले तो हम कहते हैं उस वैल्यू पे या उस नंबर पे हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, तो उस नंबर को छोड़ के जिन जिन नंबर्स पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए उनको छोड़ के बाकी रियल नंबर्स के जितने भी नंबर्स होते हैं हम क्या कहते हैं, वो डोमेन होती है किसी भी फंक्शन की। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो हमारे पास जो डोमेन है वो क्या होगा, 2 के सिवा बाकी जितने भी है वो सारी की सारी क्या है, 2 से इनफाइनाइट, ये हमारे पास जो है 2 से ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको रेज कर दूँ, अब हमारे पास जो है वो क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। कोडोमेन जो है ये तो उस पर डिपेंड करता है जो हमें फंक्शन पेपर में आए, पूछने वाला हमसे क्या पूछता है, क्या हमें डोमेन दे देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सेट बी की जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, पूरे का पूरा सेट बी, वो हमारे पास डोमेन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, एक सेट मुझे दिया हुआ उसमें 1 2 3 और बी सेट जो है उसमें मुझे क्या दिया हुआ 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। अब ये जो है एक्चुअली देखने में ये मेरे पास क्या होगी, डोमेन होगी, और ये जो है मेरे पास ये क्या होगी, पूरा का पूरा सेट जो है वो रेंज होगी, सॉरी कोडोमेन होगी। ये सेट बी जो है वो मेरे पास क्या होगा, कोडोमेन होगा। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, मतलब कि हमारे पास जो सेट बी है वो क्या है, कोडोमेन होगा अगर ये फंक्शन हो ए से बी की तरफ। अब रेंज क्या है, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड बाय फंक्शन एज पर द डोमेन। मतलब कि हमारे पास जो है डोमेन में जो जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट बी में किन किन के साथ मैपिंग बना रहे हैं, किन किन के साथ जो है फंक्शन बना रहे हैं। हर डोमेन के लिए कोई एक यूनिक इमेज जो सेट बी में मौजूद होता है। ठीक है, अब हमें वो नहीं देखना कि कौन सा खाली है, हमने देखना है कि कौन से बिजी हैं। सेट बी में जितने भी बिजी एलिमेंट्स होंगे, यानी जो जो जिनका जो इमेज रखते होंगे किसका, सेट ए का, तो वो होगा हमारे पास रेंज। मैं एक मिसाल देती हूँ आपको, एक एग्जांपल दे देखिए, आपके पास है अगर सेट ए 1 2 3 ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास डोमेन है, ये मेरे पास कोडोमेन है। ठीक है, अब मेरा 1 का इमेज जो है वो ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज मेरे पास सी है। अब मेरे पास अगर मैं रेंज कोडोमेन देखती मैं, तो कोडोमेन क्या था, ए बी सी डी, क्या था, सेट ए बी और सी और डी, ये सेट था। लेकिन अगर अब मैं रेंज देखूं तो रेंज में मैं वो वाले एलिमेंट्स लूंगी जो कि सेट ए के एलिमेंट्स के साथ मैप्ड हैं। ए बी और सी जो हैं वो क्या है, सेट ए के साथ इमेज बना रहे हैं, यानी मैपिंग बना रहे हैं। और ये मेरे पास जितने मैप्ड एलिमेंट यानी जितने फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रेंज होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास रेंज क्या होगी, रेंज होगी ए बी सी, क्या होगी, ए बी और सी होगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ, रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कि हम एक फंक्शन को ग्राफ पे कैसे ड्रा करते हैं।
अब हम इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने हर तरह से फंक्शन की डिटेल पढ़ ली है, लेकिन अब ग्राफ में अगर हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन के ग्राफ किस तरह के होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ आपके पास, ये मैं ले लेती हूँ एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, ये क्या है वाई एक्सिस है। अब मैं क्या करूँगी, एक ऐसी कर्व ले लेती हूँ, मतलब एक ये मैंने क्या ले ली, कर्व ले ली, यानी कोई भी एक ग्राफ बनाया। और अब मैंने देखना है कि हमारे पास जो है ऐसी लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो और वो ग्राफ को सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट पे कट करे, तब हमारे पास जो बनने वाला ग्राफ है वो कैसा होता है, फंक्शन का ग्राफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये कर्व है, मैं कहती हूँ कि इस कर्व को मैं ठीक से बनाऊँ। अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कट करती हूँ। अगर मैंने एक लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रा की है, इसने इस कर्व को, इस फिगर को कितने पॉइंट्स पे कट किया, ओनली 1 पॉइंट पे कट किया। अगर मैं यहाँ पे कट करती हूँ तब भी इसने 1 पॉइंट पे कट किया, अगर मैं यहाँ पे कट करती हूँ तब भी 1 पॉइंट पे, यहाँ भी 1 पॉइंट पे। मतलब कि ऐसी लाइन, अगर कोई भी एक लाइन, ठीक है, हमारे पैरेलल हो वाई एक्सिस के, अगर कोई लाइन जो कि वाई एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, और वो कट करती हो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे, अगर वो कोई लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के और वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हो, तो ऐसा ग्राफ जो है वो हमारा फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। तो अब ये वाला ग्राफ जो है वो जस्ट एक ही पॉइंट पे, जितनी भी आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो, वो सिर्फ ग्राफ को, यानी ये जो फिगर है जो मैंने कर्व बनाया है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इसको कट करेगी। तो ऐसे ग्राफ को मैं क्या कह सकती हूँ, ये ग्राफ फंक्शन का है, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, आपके सामने एक और ग्राफ ड्रा करती हूँ। ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और अब मैं एक और कर्व लेती हूँ। अब मैं ऐसी कर्व ले लेती हूँ। अब मेरी जो कर्व है वो ऐसी है। तो अब मैं क्या कहूँगी, अगर मैं अब इसके वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रा करती हूँ, वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रा करती हूँ, तो मैंने देखना है कि वो कितने पॉइंट पे कट करती है। अगर वो एक पॉइंट पे कट कर जाती है तो वो तो फंक्शन का ग्राफ हो गया, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करती है, यानी 2 पॉइंट्स पे कट कर देती है, तो वो ग्राफ हमारा फंक्शन का नहीं होगा। तो आप देखें, अगर आप इस पर पैरेलल ड्रा करवाएं वाई एक्सिस के, तो ये देखें अब इसने किस पॉइंट पे कट किया है, एक इस पॉइंट पे भी कट कर दिया, एक इस पॉइंट पे भी कट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या है, y1 और यहाँ पे y2, मतलब इसने वाई एक्सिस के अराउंड हमने एक पैरेलल ड्रा करवाया था, पैरेलल लाइन ड्रा की थी, और इसने हमारे पास जो कर्व, जो फिगर थी यानी जो कर्व थी, उसको 2 पॉइंट्स पे कट कर दिया है। तो ऐसा अगर मैं यहाँ से कट करूँ तब भी ये 2 पे कटती है, यहाँ पे करूँ तो भी 2 पे कटती है, ठीक है। अब ये हमारी पैरेलल लाइन जो है, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो ग्राफ को दो जगहों से 2 पॉइंट से कट कर रही है। तो ऐसा ग्राफ जो है वो फंक्शन का नहीं होगा, ठीक हो गया। अगर हमारे पास हाँ, अगर ऐसा भी है, अगर ये देखिए आपको पास मैं एक ऐसा ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया। अगर मैं इसको करती हूँ कि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करती हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रा करती हूँ, हाँ, अगर वो 1 से 2 जगहों पे भी काट जाती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हम पैरेलल लाइन ड्रा करें वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे, यानी 2 पॉइंट्स पे भी कट कर दे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक हो गया। तो हमारा टॉपिक जो है आज का हुआ कंप्लीट। हम लोगों ने फंक्शन को डिटेल से देख लिया, फंक्शन की डेफिनेशन देखी है, उसका रिलेशन देखा है, मतलब किस तरह हम मैपिंग करवाते हैं एग्जाम्पल के साथ, और उसके अलावा हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज की डेफिनेशन देखी और उनकी एग्जांपल्स देखी, और हमने मैथमेटिकल देखा कि हम मैथमेटिकल देखा कि हम फंक्शन को किस तरह से डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ में भी देख लिया कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, किस तरह के ग्राफ हमारे पास फंक्शन के ग्राफ होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन करेंगे फंक्शंस की,
इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे होते हैं, ऑन टू, वन, ये सारे फंक्शन जो हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।